Hello students, welcome to our channel Board Kaka and myself Jayesh Munani. So basically बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म 2 रिवीजन सीरीज। टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट लेक्चर मैं ले रहा हूँ उस फर्स्ट लेक्चर में जो सारे चैप्टर्स हैं जो टर्म 2 में आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, सो पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में उन सारे चैप्टर्स के जो फॉर्मूला हैं वो रिवाइज करेंगे। देन नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें एक लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर लेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड में आते हैं, काफी टाइम्स रिपीट होते हैं, है ना। बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन चैप्टर्स के वो देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज का, जो टर्म 2 रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास, उसमें हम लोग टर्म 2 के जो सारे चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 में आ रहा है, ठीक है। सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जहां a b एंड c जो होता है हमारे पास वो बेसिकली कुछ भी रियल नंबर पॉसिबल है, दैट वी ऑल नो, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं हमारे पास x, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या उसके रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज वेरी वेल नॉन फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, है ना। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होता है वो बेसिकली उसके डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होता है d, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं कब? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के 2 इक्वल रियल रूट्स, अगर रूट्स रियल हो और इक्वल हो, ये कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। और नो रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं होता है, कब? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लेस देन 0 होता है। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उसका कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 5। अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के फॉर्मूलाज देखे, है ना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है, बट जो लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसको शॉर्ट में बेसिकली एपी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, ये बेसिकली हमारा एक एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जहां पे हमारे पास जो a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फर्स्ट टर्म होता है, और जो d होता है हमारे पास दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। d जो होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी होता है। यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं एपी का, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जैसे 1 3 5 7, ये एक एपी का एग्जांपल हुआ। मतलब 1 में 2 ऐड करोगे 3 में 2 ऐड करोगे 5,
5 में 2 ऐड करोगे 7, तो ये बेसिकली एक AP है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे जो A होता है हमारा वो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जैसा कि मैंने बताया 2 है, 1 में 2 ऐड करोगे 3 में 2 ऐड करोगे 5, ठीक है। तो D ये यहाँ पे जो मेरा 2 है ये कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब जैसे अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है या थर्ड टर्म या कोई भी 50th टर्म ऑफ AP निकालना है, तो हम लोग nth टर्म के फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो an का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे हमें a पता है फर्स्ट टर्म होता है एंड d जो होता है हमारा वो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP होता है बेसिकली, ठीक है। और n का मतलब हमें जिस नंबर का टर्म निकालना है, जो टर्म निकालना है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स, अगर हमें AP के किन्हीं नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, जैसे 23 टर्म्स का सम निकालना है, तो n को 23 पुट करके फॉर्मूला में वी कैन जस्ट फाइंड दी सम फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर Sn। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। Sn का एक और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, है ना। देखो जब हम लोगों को n दिया हुआ होता है, a दिया हुआ होता है, d दिया हुआ होता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब हम लोगों को n दिया हुआ है, a दिया हुआ है और l दिया हुआ है, l का मतलब जब हमें AP का लास्ट टर्म दिया हुआ होता है, l का मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन AP, तो जब भी हमें AP का लास्ट टर्म दिया हुआ होता है बेटा, वी यूज दिस फॉर्मूला, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए, दैट इज n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। यहां पे n मतलब जितने टर्म्स का सम निकालना है, a हमें पता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, l का मतलब यहां पे लास्ट टर्म ऑफ AP होता है, l का मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के हमने सारे फॉर्मुलेस डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए जो भी यूज आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस देखने हमें यहां पे, ठीक है। ओके सॉरी, ठीक है। सो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, दैट इज ABC। बेसिकली B पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहां पे अगर मैं देखूं थीटा, ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने जब भी हम लोग एंगल लेते हैं तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो यहां पे हमारा AB परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है बेसिकली। एंड जो रिमेनिंग साइड है, अब एक ये साइड बची तो इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। नाउ जो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो परपेंडिकुलर हमारे पास अभी अभी बताया थीटा के सामने वाली साइड दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड दैट इज AC, ठीक है। ओके, कॉस थीटा का अगर हम लोग यहां पे फॉर्मूला देखें दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास कितना है BC अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास कितना है AC। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास AB अपॉन बेस, बेस कितना है मेरे पास BC, BC बेस है बेसिकली, ठीक है। सो ये हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूला है जिसका हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा इज बेसिकली हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो बेसिकली कॉट थीटा होता है, ठीक है।
सो टेन थीटा हमारे पास कितना है, ए बी अपॉन बी सी। तो इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज सेक, ठीक है। तो कॉस हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी मेरा सेक थीटा हो जाएगा। नाउ कॉसेक थीटा इज साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। सो साइन थीटा का अगर मैं यहां रेसिप्रोकल करता हूं, माई साइन थीटा इज ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आई विल गेट ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो जनरली जो हमें बिल्डिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली हाइट निकालनी होती है या इस टाइप से कुछ निकालना होता है, तो बेसिकली हम लोग उसमें इस कॉन्सेप्ट का इनका यूज करते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका यूज किया जाता है। अगर बेस निकालना है ना, हाइपोटेनस गिवन है, बेस निकालना है, तो हम लोग कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बेसिकली। अगर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें बेसिकली किसका यूज करना होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में टेन थीटा का ज्यादा यूज होता है। टेन थीटा हमारे पास ज्यादा यूज होता है ना। और यहां पे हमारे पास एक और चीज होती है बेसिकली, है ना, एक और चीज होती है जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जैसे लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एंड अगर एक पर्सन यहाँ से खड़ा है एंड ये हमारा ग्राउंड लेवल है लेट सपोज, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये जो एंगल बनता है ऊपर की साइड, ये जो ऊपर की साइड एंगल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो इसका काफी यूज होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, है ना, अगर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम देखें क्या होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है बेसिकली वो ऊपर की साइड जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो नीचे की साइड एंगल बनता है, ठीक है। मतलब यहां पे कोई पर्सन है, वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके नीचे की तरफ, है ना, तो ऐसे लाइन बनेगी, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है इसको। तो नीचे की तरफ जो एंगल बनता है, जो एंगल नीचे की साइड बनता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का काफी बेसिकली यूज होता है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, ठीक है। सो छोटा सा चैप्टर है बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी बेसिकली जो ये आसान सी चीजें हैं इनके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। 2-3 चीजें इनके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो वो 2-3 चीजें एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग इसमें आते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट क्या होती है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहां जो मेरी ए बी लाइन है ना, ये जो मेरी ए बी लाइन है बेसिकली ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ सर्कल हो जाएगी, है ना। दैट लाइन विल बी टेंजेंट ऑफ सर्कल। एंड ये जो सी पॉइंट होगा, तो टेंजेंट सर्कल को जहां टच करती है, जहां कांटेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो ये सी पॉइंट जो होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे टेंजेंट सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 10.1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काफी जगह काफी सर्कल के क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है।
सो थ्योरम नंबर 10.1 क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है C एंड अगर मैं उसके ऊपर एक टेंजेंट खींच रहा हूं AB, तो ये जो टेंजेंट है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो टेंजेंट है उस पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है उससे जो रेडियस ड्रॉ करूंगा मैं सेंटर को ज्वाइन करती हुई, तो ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट के, मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने यहां लिखा भी है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी OC लाइन है दैट इज माय OC लाइन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू AB लाइन, इसका AB लाइन से एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉर्ड। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? ठीक है, तो अगर लेट सपोज हमारे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं A एंड B, तो इनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ध्यान रखना बेटा मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब जिसकी लेंथ फिक्स हो, हमें पता हो कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है एंड कहां पे एंड हो रहा है, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्ड जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है। अब सेकंड जो होता है वो भी कुछ सेम कॉन्सेप्ट होता है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है बट इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, ये कहीं भी स्टार्ट हो सकती है कहीं भी एंड हो सकती है, तो जिसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है बेटा उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, ना कि लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो यहां पे जो ये AB लाइन है बेसिकली ये सेकंड ऑफ सर्कल हुआ, और यहां जो ये AB लाइन सेगमेंट है ये कॉर्ड ऑफ सर्कल हुआ। तो आई थिंक नाउ द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द कॉर्ड एंड सेकंड, कि कॉर्ड और सेकंड में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है, चलो, सो नाउ वी मूव टू द आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। मैं किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स बना सकता हूं, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, वो देखना है हमें बेसिकली। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिससे हम लोग टेंजेंट्स बनाना चाहते हैं, तो अगर हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से मैं सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बना सकता हूं। अगर हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से हम लोग सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं बेसिकली। तो एक टेंजेंट को नाम दिया गया PA, दूसरी टेंजेंट को नाम दिया गया PB। तो अगर पॉइंट बाहर है तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी? 2 टेंजेंट्स बनेगी हमारे पास, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए कर रहा है, कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहा है बेसिकली, जैसे ये पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो यहां पे कितनी टेंजेंट बनेगी देख सकते हो, यहां पे 1 टेंजेंट बनेगी हमारे पास। ठीक है, ओके। अब अगर कोई पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर आ रहा है, ये जो हमारा पॉइंट है बेसिकली सर्कल के अंदर की साइड आ रहा है, तो यहां से देखो जब भी मैं लाइन बनाऊंगा तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से तुम लोग सर्कल को टच करती हुई कोई लाइन नहीं बना सकते, उसकी टेंजेंट हम लोग नहीं बना सकते। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर की साइड है तो टेंजेंट बनाना इज नॉट पॉसिबल, टेंजेंट नहीं बनेगी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 10.2। सो थ्योरम नंबर 10.2 में हमें क्या बोला है बेटा, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो 10.2 एक्सरसाइज है इसमें बेसिकली जनरली इसी के ऊपर जो प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन है इसमें इसी थ्योरम का यूज हुआ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 10.2 हमारे पास क्या है, देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं, मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले रहा हूं, एंड यहां से अगर मैं 2 टेंजेंट बना रहा हूं बेसिकली, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब अगर इस टेंजेंट की लेंथ
4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो बेसिकली लेंथ ऑफ PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PB हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर सर्कल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो बेसिक है, बेसिक हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हमने इसका बेसिक देखा है, सारे फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे वही 9th क्लास का बेसिक में बता रहा हूं जो कि 10th क्लास में भी काफी यूज होगा, ठीक है। सो एक बार हम लोग फॉर्मूलाज के ऊपर रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ना। तो बेसिकली बेटा सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आई विल गिव इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग दी। इसका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कोई भी शेप है तो उसकी जो सरफेस होती है ना, उसकी जो सरफेस होती है, ओके, कोई भी शेप की जो सरफेस होती है उसका जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। और उस वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली किसी शेप के अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, उसके अंदर का जो गैप होता है। जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 लीटर 3 लीटर, कितना मिल्क आ सकता है, वो बेसिकली वॉल्यूम हुआ। किसी भी शेप के जो अंदर का स्पेस होता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्यूब के बारे में बात करता हूं बेसिकली। तो ये जो बॉक्स टाइप का जो शेप होता है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है बेसिकली, जैसे ये इसको एज भी बोलते हैं, साइड भी बोलते हैं। तो ये ए, ये भी कितना ए। तो क्यूब में अगर मैं फॉर्मूलाज देखूं बेटा, सबसे पहले आते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जो चारों तरफ की जो सरफेस है, कर्व वाला सरफेस एरिया, है ना। तो अगर मैं एक बॉक्स में देखूं तो चारों तरफ कितनी सरफेस होगी, 1 2 3 4। तो एक सरफेस जो होगी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो 4 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व वाला जो बाउंड्री का जो सरफेस एरिया होता है, वो कितना होता है, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब की 6 सरफेस होगी, एक सरफेस का एरिया a स्क्वायर होगा, बिकॉज स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर। तो 6 सरफेसेस का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, है ना, बिकॉज वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी शेप में, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका जो क्यूब का बेस है एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे देखते हैं, बेसिकली बेस का जो एरिया है वो कितना होगा, a स्क्वायर, है ना, इंटू हाइट, ठीक है। बेस का एरिया a स्क्वायर, है ना। बेस यहां पे कौन सा बनेगा हमारा, बेस ये बन जाएगा, बेसिकली इसको बेस बोला गया है, तो इसका एरिया a स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है, a, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो a स्क्वायर इंटू a कितना आ जाएगा, a क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, बेसिकली वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब, ठीक है। सो ये बेसिकली क्यूब के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो शेप आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड बोला जाता है बेसिकली। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। सारी सरफेसेस का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दो, सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो चारों तरफ की जो सरफेस है, ऊपर और नीचे वाली सरफेस को छोड़ के, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 2H इंटू L प्लस B। और वॉल्यूम जो होगा वो मैंने अभी अभी बताया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है।
तो इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो उसका एरिया क्या होगा, बेस का LB बेस का एरिया होगा इनटू हाइट कर दिया H, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है ना। तो LBH, L इंटू बी इंटू एच जो होता है वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है। तो दैट आर दी फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो शेप आता है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, उसको बेसिकली सिलेंडर बोला जाता है। जैसे ये जो मार्कर है इसका जो शेप हुआ एक सिलेंड्रिकल शेप में है ये, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो रेडियस कितनी है R, हाइट हमारे पास कितनी है H, रेडियस R है, हाइट क्या है H, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, इसमें ऊपर वाली सरफेस भी आ गई, नीचे वाली भी आ गई और राउंड वाली सरफेस भी आ गई, तो दैट इज 2 पाई R इंटू H प्लस R, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो राउंड वाला कर्व वाला सरफेस एरिया होता है, दैट इज 2 पाई RH, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, अभी मैंने बताया, एरिया ऑफ वॉल्यूम हमारे पास मतलब अंदर का जो स्पेस होता है, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इसका जो बेस है वो एक सर्कल है, इसका बेस हमारे पास क्या है सर्कल, एंड सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो गया H, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा दैट विल बी पाई R स्क्वायर इंटू H, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट शेप है दैट इज कॉल्ड स्फेयर। स्फेयर मतलब बेसिकली जो हम बॉल होती है क्रिकेट बॉल, वो जो शेप होती है वो एक स्फेयर होता है, ठीक है। तो ये जो शेप है इसको बेसिकली स्फेयर बोला गया है। इसकी जो रेडियस है दैट इज R इसकी रेडियस है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। अब इसमें अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। टोटल जो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, अगर मैं स्फेयर को बीच में से आधा कट कर दूं तो जो हेमीस्फेरिकल शेप बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 3 पाई R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर बनेगा बेसिकली, ठीक है। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा है ना, जैसे स्फेयर को आधा कट किया तो हेमीस्फेरिकल शेप बनेगी, तो पूरे स्फेयर का कितना था 4 पाई R स्क्वायर, तो आधे स्फेयर का 4 पाई R स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब स्फेयर के अंदर कितना गैप है वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इसका हाफ हो जाएगा, तो 4/3 पाई R क्यूब का हाफ कितना हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूलाज हैं हमारे पास स्फेयर के लिए, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोन पे, है ना, कोन पे आते हैं बेसिकली। तो कोन हमारे पास पता है क्या शेप होती है, जो हम लोग बेसिकली बर्थडे पे जो कैप लगाते हैं वो इसी शेप में होती है, कोन शेप में होती है, ठीक है। तो इस शेप को बर्थडे कैप बोल सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये शेप है हमारे पास, तो इसकी जो रेडियस है दैट इज R, इसको हाइट बोला जाता है H, और L जो होता है हमारे पास है ना, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो H होता है बेसिकली दिस इज हाइट ऑफ कोन, ये हाइट ऑफ कोन होता है। R जो होता है हमारे पास दैट इज रेडियस ऑफ कोन, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कोन होता है। और ये जो L होता है हमारे पास, ये जो L है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, L को हमारे पास बोला जाता है बेसिकली स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट का मतलब तिरछी वाली जो हाइट होती है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो ये रेडियस है R, दैट इज हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट, इसको बेसिकली हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं बेटा, यहां पे देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस
तो ये जो रिलेशन होता है बेटा हमारे पास एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लेट सपोज हमें क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो ये रिलेशन यूज करके बेसिकली मैं एल निकाल सकता हूं। लेट सपोज क्वेश्चन में हमें एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, तो भी इस रिलेशन से बेसिकली तुम लोग एच निकाल सकते हो, है ना। तो जब हमें दो चीजें दी हुई होती है, एक चीज अननोन होती है, तो ये एक रिलेशन है एल आर और एच में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। लेटरल सरफेस एरिया, मतलब जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में जो नीचे कोन की जो बेस होगा वो एक सर्कल होगा, उसका भी एरिया काउंट हो जाएगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेसिकली ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में यूज होंगे सारे क्वेश्चंस में। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले याद होना अच्छे से, फॉर्मूले एंड उनका एप्लीकेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ वी कम टू अवर लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म टू। टर्म टू का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बेसिकली डेटा के साथ जो डीलिंग होती है, हम लोग डेली लाइफ में डेटा के साथ जो डीलिंग करते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास में कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनकी हाइट मेजर करी और उनको एक टेबल में अरेंज कर दिया कि इस स्टूडेंट की हाइट ये है, इस स्टूडेंट की हाइट ये है, तो ये जो डेटा हुआ ये सब डेटा एनालिसिस जो होता है बेसिकली दैट कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मीन, डेटा का जो मीन होता है वो कैसे निकलता है। मीन का जो बेसिक मतलब होता है, हम लोग डेली लाइफ में एक वर्ड सुनते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो मीन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो एवरेज ही होता है। तो एवरेज, जस्ट एवरेज का हमें फॉर्मूला भी पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि एवरेज जो होता है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, ठीक है। सो मीन निकालने के लिए एक हमारे पास जो हमारे बोर्ड में अभी वैसे 3 मेथड्स होते हैं, बट बोर्ड में 2 मेथड्स के लिए ही बोला गया है, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। तो वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक्स बार बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पे एफ आई हमारा फ्रीक्वेंसी को शो करता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक्स आई हमारा बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, जो हमें डेटा दिया हुआ होता है उस डेटा में से हम लोग एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज वो नंबर ए के इक्वल है, तो डेटा में, सारे डेटा में से जब ए को माइनस करोगे तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है उसको डी आई बोला जाता है। तो पहले हम लोग जो डी आई वाली सारी ऑब्जर्वेशंस मिलेगी उनका मीन निकालेंगे, मतलब डी बार निकालेंगे। तो डी बार कितना आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर हमारा जो ओरिजिनल डाटा है उसका मीन हम लोग निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स बार। तो एक्स बार हमारा किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी आर। तो ये जो मेथड होता है जनरली इसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। बेसिकली ये जो मेथड होता है कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि वैसे प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखो तो डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें प्रोसेस कम करना पड़ता है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि वैल्यूज जो है डेटा की वो बड़ी बड़ी आ जाती है, तो उसको डायरेक्ट मेथड से करोगे तो प्रोसेस तो कम लगेगा बट कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है, थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉड। तो मॉड का बेसिक मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, द मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, उसको मॉड बोला जाता है। तो अगर हमें टेबल गिवन होती है तो मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
जहां पे L जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मैंने बताया मॉड का मतलब क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बेसिकली उसी क्लास को क्या बोला जाएगा, मॉडल क्लास। तो यहां पे हमारे पास जो L है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से जो पहले क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 होगा बेसिकली। नाउ H हमारे पास क्या होता है, जो क्लास की जो साइज होती है, जैसे अगर हमें क्लास दे रखी है 2 से लेके 5, तो 2 और 5 के बीच में कितना गैप हुआ, 3 का, तो H कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लास साइज क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट मॉड क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, बेसिकली मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है, अगर मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, तो उस डेटा की जो मिडिल वैल्यू बनती है बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, उसी को मीडियन बोला जाता है। तो अगर हमें ग्रुप्ड डेटा गिवन है, टेबल गिवन है, तो उसमें जो मीडियन का फॉर्मूला होता है दैट इज L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना। अब यहां पे जो हमारा N होता है वो क्या होता है, देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं, जो सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, सिग्मा ऑफ Fi जो होता है वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी को N बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग N/2 निकालेंगे, है ना। तो N/2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में बन रही है। तो वो ऑब्जर्वेशन N/2 वाली ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में बनेगी उसी को मीडियन क्लास बोलेंगे। जैसे ही क्लास पता चल जाएगी ये फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पे L हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N अभी अभी मैंने बताया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है, और F हमारे पास जो मीडियन क्लास बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी। और H मैंने बताया था क्या होता है, हमारा क्लास की जो साइज होती है, जैसे क्लास है 10 to 20, तो 10 और 20 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो क्लास साइज हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, ठीक है, सो क्लास साइज हमारे पास क्या बन जाएगी, उस केस में 10 बन जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये जो था टर्म 2 में जो भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ये फॉर्मूला सीरीज है हमारी। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो भी टर्म 2 में चैप्टर आ रहे हैं और पूरे फॉर्मूलाज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए। नेक्स्ट जो इस सीरीज में लेक्चर्स आएंगे बेटा, उसमें हम लोग एक एक चैप्टर लेंगे, है ना। उसके पहले में जैसे एक चैप्टर में अगर ले रहा हूं तो उसमें मैं पहले उसके फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा, एंड उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो टर्म 2 के हम लोग एक एक करके चैप्टर्स लेंगे और उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो ओके, थैंक यू ऑल।